हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो भारत की खोज क्लास 8वीं के बच्चों के लिए क्विक रिवीजन हो रहा है। लेसन जो है वो है नई समस्याएं। इसमें हम पूरी बुक पढ़ने बैठेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे कंप्लीट, तो हम एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं जिससे कि फटाफट एग्ज़ाम तैयारी हो जाए। अरब और मंगोल, इसकी जो हेडिंग्स है उसके साथ साथ मैं आपको समझाती जाऊंगी, आप उसके साथ अपना क्विक रिवीजन करते रहना। ओके। अरब और मंगोल कहता है जब हर्षवर्धन ने अपना साम्राज्य संभाला था उस टाइम पे एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक होने के बावजूद और चीनी जो यात्री थे युआन त्वांग, वो नालंदा में अपना स्टडीज़ कर रहे थे, तो उस टाइम पे इस्लाम धर्म अपने भारत में आने को तैयार था। उस टाइम क्या हुआ था कि अरबों ने कई इलाकों पर फतह कर लिया था, मगर वो फिर भी भारत को नहीं जीत पाया था। भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ा। उन्होंने जब ये समझ लिया कि भाई अब इस्लाम को अगर भारत में लाना है तो ये लड़ाई से संभव नहीं है बल्कि दोस्ती से संभव हो सकता है, तो उन्होंने हर तरह के प्रयास किए। तो उन्होंने अपने बीच में भारत के साथ संपर्क करना शुरू किया। उन्होंने राजदूतावासों की अदला बदली करी, उन्होंने पुस्तकें अपनी अदला बदली करी, खगोल शास्त्र, ये सब गणित की किताबें हमारी बगदाद पहुंची और वहां से फिर अरबी में उसका अनुवाद शुरू हो गया। इस तरह से भारतीयों के नए धर्म के इस्लाम की जानकारी भी हुई। जब ये आदान प्रदान की प्रक्रिया हुई तो हमें उनके धर्म के बारे में, उन्हें हमारे धर्म के बारे में पता लगा। तो इस तरह से अंतः राजनीतिक ताकत के रूप में आने वाले इस्लाम भारत धर्म रूप में आ गया और बिना लड़ाई झगड़े के हमारे यहाँ मस्जिद बनने लगे, प्रचारक बढ़ने लगे इस्लाम के, और इस्लाम धर्म को लोग अपनाने लगे। ओके, नाउ सेकंड टॉपिक जो इसमें आता है वो आता है महमूद गजनवी का आगमन, जो कि अफगान से आया था। अब 300 वर्ष तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ था, परंतु 1000 ईस्वी में क्या हुआ, अफगानिस्तान से एक सुल्तान आया था महमूद गजनवी। उसने भारत पर बहुत आक्रमण किए। गजनवी तुर्क का था और मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा रहा था। महमूद ने पंजाब और सिंध को अपने राज्य में मिला लिया था, परंतु उसके कई बार प्रयास करने पर भी वो कश्मीर पर विजय ना पा सका और महमूद गजनवी जो है वो 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। अब उसकी मृत्यु के बाद 160 वर्ष तक कोई आक्रमण नहीं हुआ हमारे यहाँ। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी नाम का एक अफगान से आया और उसने फिर गजनी का जो भी राज्य था उस पर कब्जा कर लिया। अब दिल्ली में राजा पृथ्वीराज चौहान जी थे, जो कि राजा पृथ्वीराज चौहान जी थे, उन्होंने उसको पराजित किया और दिल्ली पे उसका राज नहीं आने दिया। मगर ये सब शहाबुद्दीन गौरी को गवारा नहीं हुआ, वो दोबारा आया लौटकर और 1192 ईस्वी में उसने दिल्ली के तख्त पर अपना कब्जा कर लिया। अब 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क और मंगोल तैमूर ने आया अपने उत्तर भारत की तरफ और अपनी सल्तनत का ध्वज फहरा दिया। उसने अपने दिल्ली पर अपने तख्त पर बैठ गया। अब तैमूर ने क्या किया, जैसे ही वो आया, अफगानी राजा था वो भी, उसने बुरा हाल कर दिया। उसने दिल्ली को मुर्दा शहर बना दिया। उसने इतनी तबाही मचाई हमारे यहाँ पे आके। तो इसके बाद जब तैमूर के आने के बाद इतनी तबाही मच रही थी तो उस टाइम पे हमारे दो दक्षिण में जो शहर थे, जो राज्य थे, वो पनपे। एक था गुलबर्ग जो कि बहमनी नाम से प्रसिद्ध हुआ और एक था विजयनगर। अब 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन को जीत लेने के बाद वहां पर एक और तुर्क राजा आया जो कि मंगोल का था, उसका नाम था बाबर। और जो बाबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी ने हमारे मुगल साम्राज्य की नींव भारत में डाली थी। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास, कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो। देखो बच्चों, अब इस्लाम ने भारत पर आक्रमण किया, ये कहना तो सही नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम ने आक्रमण नहीं किया बल्कि इस्लाम के जो बाहर से आए थे अफगानी लोग, उन्होंने आक्रमण करके और प्यार से हमारी जो हमारा देश है उसके ऊपर अपना हक जमाया। इनमें थे जो पहले महमूद गजनवी थे और शहाबुद्दीन गौरी थे, फिर तैमूर थे, बट ये तो हमारे भारत को लूटने आए थे। बट जो लास्ट में सब बाबर थे वो आकर हमारे यहाँ पे बस गए थे। उन्होंने मुगलों को, उनका पूरा हाथ था बसाने का, ठीक है। तो उनके राजनीतिक शासनकाल में हमारे जो यहाँ के काल को क्या बोला गया, हिंद अफगान युग बोला गया। अफगान शासक इतने भारत में बस चुके थे कि उन्होंने उसे अपना घर बना लिया था और दुनिया को वो विदेश मानने लगे थे। अब इसके कुशल प्रशासन का विकास होने लगा। शेरशाह नाम का एक जो राजा था, उसने मुगल काल के जो राजनीतिक जितने भी शासनकाल के शासक थे उनके राजनीतिक दलों में एक योगदान दिया, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसने माल गुजारी व्यवस्था की नींव डाली,
जो शेरशाह था इसी ने मालगुजारी व्यवस्था की नींव डाली थी, जिसको आगे जाके किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। अब अकबर एक प्रसिद्ध राष्ट्र मंत्री टोर मंडल की जो नियुक्ति है वो भी शेरशाह ने ही की थी। ठीक है, अब क्या हुआ? अब वहाँ से हमारे यहाँ अफगानी आए थे, तो सिंपल सी बात है कि फारसी भाषा ही दरबार की जो सरकारी भाषा मानी जाएगी, तो वही हुआ। फारसी भाषा जो है हमारे दरबार की सरकारी भाषा बन गई। भारत में जिन दुर्भाग्यपूर्ण बातों का वृद्धि हुई उनमें से एक थी सबसे बड़ी पर्दा प्रथा। हमारे इस्लाम देश में आने की वजह से क्या हुआ? पर्दा प्रथा शुरू हो गई, और सबसे ज़्यादा इसका जो प्रभाव पड़ा वो दिल्ली, संयुक्त प्रांत, राजपूताना, बिहार और बंगाल आदि में आते हैं। ठीक, और लगभग इसी समय उत्तर में सुदूर कश्मीर में एक स्वतंत्र मुस्लिम शासक था जो कि जैनुल आबदीन को सहिष्णुता और संयुक्त के अध्ययन का प्राचीन संस्कृति का प्रोत्साहन करने का बहुत यश मिला था। ये बहुत फेमस हो गया था वहाँ पे। ठीक है, और पूरे भारत में नई उत्तेजना सक्रिय हुई थी। क्या सक्रिय हुई थी? कि कुछ समाज सुधारक खड़े हो गए थे। जब इतनी कुरीतियाँ हमारे यहाँ पर उत्पन्न हो रही थी इस्लाम की वजह से, तो कोई ना कोई तो होगा जो हमारे देश में या फिर कहीं भी हो तो वो सुधार के लिए प्रयास तो करता ही है। तो सबसे पहले जो 15वीं शताब्दी में दक्षिण में रामानंद जी थे, रामानंद जी का जो शिष्य थे वो थे कबीर। उन्होंने कई कुरीतियों को हटाने के लिए साखियाँ और दोहे इस टाइप में लोगों में संदेश पहुंचाना शुरू किया। गुरु नानक जी जो थे वो सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने सिखों के कुरीतियों को हटाने के लिए उनकी तरफ, समाज सुधारक की तरफ प्रचार किया। और आरंभ के लेखों में सबसे जो प्रसिद्ध थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अमीर खुसरो। इनको बहुत ज्ञान था, इन्हें फारसी, संस्कृत सबका पूरा ज्ञान था, तो इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो भारत के लोकप्रिय तंत्रीवाद सितार के जो आविष्कारक थे वो भी हमारे अमीर खुसरो थे। तो उनकी प्रसिद्धि का आधार उनके लोक प्रचलित गीत और पहेलियाँ थी। वो इतने प्रसिद्ध क्यों हुए थे? क्योंकि वो लोगों में जो प्रचलित है उसी गीत को वो दोहराते थे, उन तक पहुँचाते थे। अगर हम विदेशी भाषा का यूज़ करेंगे तो शायद हम इनको ना समझा पाए, बट जब हम लोगों के ही अंदर रह के बीच में और लोगों की ही लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत आसान होता है लोगों तक संदेश पहुंचाना। इन्होंने कई तरह की पहेलियाँ जो है वो स्टार्ट करी और बताई। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है बाबर और अकबर। इनका भारतीयकरण की क्या प्रक्रिया हुई थी? अब बच्चों जैसा पता चला था कि हमें अकबर जो है वो भारत में मुगल खानदान का तीसरा शासक था। अब भारत में आने के 4 वर्ष बाद ही जो है वो मुगल राजा बाबर थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। और राजदूत जो राजघरानों से संबंध रखने वाले थे, साम्राज्य बहुत ही मजबूत हो गए थे। अब अकबर ने राजपूत राजकुमारी से शादी की, और इसका ये भी कारण था कि राजघरानों से संबंध रखने के बाद ही इनका जो है आगे साम्राज्य मजबूत हो गया। अब जैसे राजपूत राजकुमारियाँ जब हमारे यहाँ पर आई तो हमारे इस्लाम और जो हिंदू धर्म का बढ़ावा मिला और दोनों ने मिलकर काम किया। तो उसमें जैसे आपको पता होगा जहांगीर जो है वो एक हिंदू राजपूताना महारानी का लड़का था, और उन्हीं से जहांगीर का बेटा शाहजहां जो कि तुर्क मंगोल वंश की अपेक्षा अधिक भारतीय थे। ठीक है, क्योंकि भारत के थे और उनकी माता भी भारतीय थी जो हिंदू थी, राजपूत थी। अब अकबर के प्रतिभाशील लोगों को जो अकबर ने एक टेक्निक कह सकते हो कुछ भी जो उसने अपनाई, उसने क्या किया, अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कई प्रतिभाशाली लोगों को अपने ग्रुप में शामिल किया समुदाय में। जैसे फैजी, अबुल फजल, ये दोनों भाई थे, बीरबल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, इस तरह से और भी थे जो उन लोगों को अपने समुदाय में, अपने दरबारियों में शामिल किया। ठीक है, तो ये बाबर अकबर का भारतीयकरण की प्रक्रिया थी, किस तरह से उन्होंने भारतीयकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया और किस तरह से अपने आप को मजबूत किया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। अब यांत्रिक शक्ति या उन्नतियां क्या हुई? तो अकबर के दरबार में पुर्तगाली एक जेसुइट था, जेसुइट नाम का एक आदमी था जिसने क्या बोला, जो कि पुर्तगाली था। उसने दिखाया कि इसकी दिलचस्पी, मतलब अकबर की दिलचस्पी बहुत सी बातों में थी और वह उन सब के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। मतलब हर चीज में उसने अपने आप को वाइड किया, अपने आप को जानने का इच्छुक जिज्ञासु बनाया। सैनिक राजनीतिक मामले हो, यांत्रिक कलाएं हो या बिंदु हो, इस्लाम के साथ राष्ट्रीय धर्म और लोगों के रीति रिवाज का मेल करा के राष्ट्रीय एकता कायम किया उसने। अब अकबर की दुर्बल उत्तराधिकारियों के बावजूद भी वो 100 साल तक कायम रही। मतलब अकबर के साम्राज्य में इतने शक्तिशाली और इतने ज्ञानवान जो व्यक्ति थे, उसके बाद भी लड़ाइयाँ भी हुई, सब कुछ हुई, फिर भी 100 साल तक इसका जो साम्राज्य है वो जीवित रहा, एज इट इज रहा। तो लोगों ने इस्लाम में धर्म परिवर्तन सामूहिक रूप से किया। अब अकबर ने एक जो टेक्निक अपनाई थी वो ये थी कि इसने लोगों के इस्लाम धर्म अपनाने का प्रचार किया था, तो पूरा का पूरा समुदाय चेंज कर डाला। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि उनका क्या था कि कामकाज पहले की तरह ही चलते रहे। इस तरह कपड़ा बुनने का काम मुख्यतः ज़्यादातर हिस्सों में पूरे इस्लाम करते हैं। पूरे इस्लाम क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने एक पूरा का पूरा छोटा सा क्षेत्र पकड़ा और उसमें पूरे लोगों को, साम्राज्य को क्या कर दिया, उन्होंने इस्लामिक बना दिया। वो इस्लाम के लोग वही काम करते हैं और वही आगे चलता रहा और ऐसे इट इज
ये आगे वंशनल वन। मुगल शासन काल के दौरान बहुत से हिंदुओं ने दरबारियों की भाषा फारसी में पुस्तक लिखी। अब देखो, इस्लाम चेंज होने के बाद हिंदुओं ने फारसी में पुस्तकें लिखी हैं और इस प्रोसेस को क्या बोला गया? कालजयी रचनाएं बोला गया। और आगे जाके मुसलमान हिंदुओं ने फारसी संस्कृत पुस्तकों को हिंदी में भी अनुवाद किया है। इसमें दो प्रसिद्ध कवि थे जो कि आज भी फेमस हैं। एक थे मलिक मोहम्मद जयसी, इन्होंने पद्मावत लिखी। एक थे अब्दुल रहीम खान खाना, ये बहुत फेमस है अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। ये अकबर के दरबारी थे, ये बहुत अमीर दरबारियों में से थे, संरक्षण के पुत्र थे ये। और बाद में इन्होंने मेवाड़ के राणा प्रताप की प्रशंसा की। जब ये महाराणा प्रताप के संपर्क में आए तो उन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में बहुत बढ़ चढ़कर उनका प्रचार किया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई। अब क्या हुआ, जितना भी इस्लाम धर्म में आने के बाद मुगलों ने जितना भी अपने शौर वैभव कमाया था सब औरंगजेब ने बर्बाद कर दिया। औरंगजेब कैसा राजा था? बहुत ही खूंखार टाइप था राजा। वो सब कुछ उसने विपरीत चलाया, ठीक है। वो धर्मांध कठोर नैतिकवाद था, उसे कला साहित्य से कोई प्रेम नहीं था। उत्तर में सिख खड़े हुए, ठीक है। हिंदू राष्ट्रवाद उस व्यापक राष्ट्रवाद के बाधक बने। अब हिंदू राष्ट्रवाद में किस तरीके से ये बाधक बने? तो इसमें सबसे ज़्यादा बाधक जो बने थे वो थे विशेषकर मराठे। इस टाइम मराठे उभर रहे थे, ठीक है। तो इसी के ऊपर 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने लिखा भी है कि हिंदुस्तान और दक्षिण के तमाम लोगों में से केवल मराठों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है, जिसकी गहरी छाप राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन पर है। ये किसके बोला गया था द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा बोला गया था कि मराठे जो है वो समर्पित है अपने देश के प्रति। अब क्या हुआ, मुगल राज्य के जो खंडित होने के महत्वपूर्ण आर्थिक ढांचे थे, अब मुगल राज्य जो खंडित होने स्टार्ट हो गया था। अब मराठों का उत्पन्न होना शुरू हो गया था। इसके कई कारण थे। किसान का बार बार जो विद्रोह कर रहे थे, वो किसान राजधानी से बहुत दूर होने के बाद भी बार बार दिल्ली सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते थे और गरीब लोगों में जो है वो सतनामे का विद्रोह शुरू हो गया था, ठीक है। तो ये स्टार्ट। अब पश्चिमी भाग में नई मराठा शक्ति का विकास होता है। शिवाजी पहाड़ी इलाकों के सख्त जान को लोगों को आदर्श छापाकार थे। अब शिवाजी महाराज थे, इनका उत्पन्न होता है। शिवाजी एक मराठा राजा थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, लोगों के मन में जगह कैसे बनाई कि ये जो वहाँ के अमीर और जो वहाँ के इस्लामिक धर्म के गरीब ये अमीर लोगों को लूट कर छापा मार के और गरीब लोगों को भरते थे, ठीक है। और इनका जन्म जो था वो 1627 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक ही मृत्यु है, ठीक है। ये इनका जन्म और मृत्यु का काल है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष, अंग्रेजों की विजय। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 100 वर्ष तक भारत पर अधिकार करने के लिए विविध रूपों में संघर्ष किया। अब कैसे किया? 18वीं शताब्दी में भारत पर 4 दावेदार थे उस टाइम पे। मराठे थे, दक्षिण में हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान, और विदेशी थे जो वो फ्रांसीसी और अंग्रेज। अब अंग्रेजों का साम्राज्य आने वाला था, एक तरीके से ही कह सकते हैं हम। तो मराठों में आपस में वैर था, इसलिए उनको अंग्रेजों ने आपस में फूट डाल के हटा दिया। और मराठों ने इस युग को इसलिए बोला है आतंक का युग। और ये आ सकता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको राउंड कर लेना कि किसने आतंक का युग कहा है? मराठों ने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है रणजीत सिंह और जय सिंह। ये एक शॉर्ट व्यू है जिससे कि आप फटाफट अपना रिवीजन कर सकते हो, क्विक रिवीजन कर सकते हो। पूरी किताब पढ़ने की बजाय आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आतंक, अब रणजीत सिंह और जय सिंह में क्या है कि आतंक के इस दौर में जनता सामान्यतः त्रस्त हो चुकी थी और बड़ी ही मजबूर हो गई थी। तो अब नई शक्तियां इसमें आगमन हो रहा था। अब उसमें 2 नाम आते हैं, जो है एक महाराजा रणजीत सिंह का और एक जयपुर के सवाई जय सिंह का। जो महाराजा रणजीत सिंह थे वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही शांति प्रिय राजा थे। एक वो जाट सिख थे जो पंजाब साम्राज्य को फैलाते हैं, और उनका एक नीति थी कि वो चाहे कितने ही उन्होंने जैसे औरंगजेब को हराया, उसके बाद भी उन्होंने औरंगजेब को हराने के बाद अपने आप को इतना हीन नहीं दिखाया। उन्होंने सबका साथ दिया और जितने भी मुस्लिम थे उन लोगों को भी चाहे कुछ भी कितनी बुरी सजा हो, बट उन्होंने कभी किसी को मृत्यु का दंड नहीं दिया, ठीक है। ऐसे ही जो जयपुर के सवाई जय सिंह थे वो एक राजपूत नेता थे, और इनका जो साम्राज्य फैला था वो था जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में। इन्होंने यहाँ पे वैधशालाएं बनाई और उन्होंने खुद एक जयपुर शहर बसाया, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि। अब इंग्लैंड के 2 रूप आ गए थे। अब जैसे आरंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम क्या था? भारतीय माल को लेकर यूरोप में व्यापार करना। ये इसीलिए आए थे, बट अब इनका दिमाग चेंज हो गया था यहाँ पे आके। अब इंग्लैंड में मशीनों का युग शुरू हो गया था, बट उस समय भी हमारी भारतीय वस्तु इतनी बहुतायत थी कि इन पे भारी पड़ रही थी मशीनों के होने के बावजूद भी। वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही सर्वशक्तिमान थी, मगर एडम स्मिथ ने सन 1776 में एक बुक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ द नेशंस। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसमें इन्होंने ये लिखा था, इस बुक में कहने का मतलब यही है एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है। मतलब कोई भी अगर एकमात्र व्यापारिक कंपनी की सरकार आती है तो वो अपना प्रॉफिट लेने आएगी, ना कि वो देश का भला करने आएगी।
तो इंग्लैंड का भारत में आगमन हुआ 1600 ईस्वी में, जब रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परवाना दे दिया कि ठीक है तुम जाओ। उस टाइम पे शेक्सपियर जीवित थे और वो इनके बारे में सब लिख रहे थे, ठीक है। और 1608 में क्या हुआ, मिल्टन का जन्म होता है। हैमिल्टन और कैपेरन जो है सामने आए, राजनीतिक क्रांति लाए। और 1660 की ईस्वी में इंग्लैंड में रॉयल सिटी की स्थापना होती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र होने का यह एक समय था जो लगभग यही था, बट जो भारत की स्वतंत्रता खोने का समय था वो भी यही था। तो ये हम इस चैप्टर को यहाँ पे एंड करते हैं। आप अपना फटाफट इस क्विक रिवीजन कीजिए और अपने प्रिपेयर करिए एग्जाम के लिए, बेस्ट एग्जाम देके आइए। ओके बाय।